हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से, आप मेहनत कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे, लीनियर इनइक्वालिटीज का। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन देखे ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसके जो भी सॉल्यूशन आते हैं वो एक सेट या इंटरवल कह लें, उस फॉर्मेट पे आता है। अब जाकर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़े अलग, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे, इनको हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। रवि नाम का एक लड़का है, ठीक है, और वो 3 टेस्ट देता है, यूनिट टेस्ट, जिसमें पहले टेस्ट में उसका मार्क्स है 70, दूसरे में 75, तो तीसरे में वो कितना मार्क्स लाए कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 आए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एवरेज ऑफ लेस देन 60 नहीं, एटलीस्ट 60 होगा। एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट यूनिट में वो 70 लाता है, दूसरे यूनिट में वो लाता है 75, तीसरे यूनिट में हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना लाएगा कि उसका जो एवरेज है वो मिनिमम 60 मार्क्स का हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो हमारा मिनिमम में आएगा, ठीक है, मिनिमम में आएगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, इस टाइप का आएगा, कम से कम इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि थर्ड यूनिट में वो x लाता है। लेट रवि obtain x marks in यूनिट 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन में क्या रहा है, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम 60 मार्क्स का एवरेज होना चाहिए। अब 3 यूनिट है, 3 यूनिट हुए हैं एग्जाम, और तीनों के मार्क्स हमें पता है, मतलब तीसरा नहीं पता है बट उसे हमने मान लिया है कि एक्स है, तो तीनों के मार्क्स हमारे पास हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या क्या है, 70 है, प्लस 75 है, प्लस एक्स है, डिवाइडेड बाय 3, और ये कम से कम 60 होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये बन गया हमारे पास इनइक्वालिटी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। यहाँ पर 70 और 75 क्या हो जाएगा, 5 7 7 14 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 180, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, 10 में 5 5 जाएगा, और 7 में 4 3। तो कम से कम उसे 35 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके उसका एवरेज जो है 60 मेंटेन हो पाएगा, 60 और उससे ज़्यादा। सो रवि शुड obtain at least 35 marks to have an average of at least 60 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट में उसका मार्क्स कम से कम 35 होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी अच्छा मार्क्स ला चुका था। फर्स्ट में लाया था 70, दूसरे में लाया था 75, और उसे कम से कम 60 का एवरेज बनाने के लिए थर्ड में थोड़ा कम भी लाए तो चलेगा, बट वो कम कितना, कम से कम 35, 35 से ज़्यादा कम नहीं, 35 से अगर कम हो गया तो फिर उसका एवरेज घट जाएगा, 60 से भी नीचे आ जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। एग्जाम्स होते हैं पांच एग्जाम्स हैं और हर एक एग्जाम है 100 मार्क्स का। रूल्स क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 मार्क्स, इसमें मिलता है ए ग्रेड। ठीक है। 90 और उससे ज्यादा मार्क्स अगर लाता है बच्चा तो उसे मिलेगा ए ग्रेड। अब वो बच्चा 5 एग्जाम देता है, हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का एग्जाम है और 5 एग्जाम देता है। सुनीता है, ठीक है, सुनीता नाम लड़की है। सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन 87 है, दूसरे में 92 है, तीसरे में 94, चौथे में है 95। फाइंड मिनिमम मार्क्स इन फिफ्थ एग्जाम टू मेंटेन ए ग्रेड। अब यहाँ पर नंबर ना दे करके क्या है, घुमाने के लिए ग्रेड के टर्म पे दे दिया है कि ए ग्रेड मेंटेन करने के लिए उसे 5वें एग्जाम में कितना मार्क्स लाना होगा। ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है 4 एग्जाम के मार्क्स का, ठीक है, और 5वें एग्जाम के मार्क्स को बताना है। और जाहिर सी बात है फिक्स मार्क्स नहीं होगा, बोल रहा है कि ए ग्रेड मेंटेन करने के लिए, और जो ए ग्रेड है वो ए ग्रेड किसी फिक्स मार्क्स के लिए नहीं है। यहाँ पर दिया गया है मार्क्स के टर्म पे कि ए ग्रेड कब मिलता है, कम से कम 90, 90 और उससे ज्यादा, यानी कि ए ग्रेड का एक तरह से रेंज मिल जाता है कि 90 से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर 90 और उससे ज़्यादा होना चाहिए मार्क्स, तब जाकर के ए ग्रेड मिलता है। तो जाहिर सी बात है जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमें एक इनइक्वालिटी मिलेगा, और जब उसे सॉल्व करेंगे तो फिफ्थ एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो भी क्या आएगा, एक सेट में आएगा, एक इंटरवल में आएगा कि मिनिमम इतना होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट Sunita's marks in fifth exam equal to X. Then, according to question, her average age क्या हो जाएगा, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, और ए ग्रेड मेंटेन करना है। ठीक है, ए ग्रेड यानी कि मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, मिनिमम ए ग्रेड। सो ए ग्रेड कब आता है, 90 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इसका जो एवरेज है वो 90 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तब जा करके उसका ए ग्रेड मेंटेन होगा। तो हमें मिल गया एक इनइक्वालिटी, इसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 2 9, 9 5 14 4 18 8, फिर 9 9 9 चौके 36 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का यहाँ 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 45 450। सो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 में 368 घटेगा, 10 में 8, तो 2 4 में 6, 14 में 6 8, तो 82 मार्क्स कम से कम उसे लाना होगा फिफ्थ में, तब जा कर के उसका ए ग्रेड मेंटेन हो पाएगा। ऐसा क्यों, देखिए फर्स्ट जो एग्जाम दिया ना उसमें 87 है, ए ग्रेड मेंटेन करने के लिए कम से कम 90 चाहिए और उससे ज़्यादा, तो पहले में देखा जाए तो उसे कम मिले, 90 तो नहीं मिला, तो ए ग्रेड नहीं मेंटेन हो पाया फर्स्ट एग्जाम में उसका। दूसरे में वो ए ग्रेड मेंटेन तो किया, लेकिन
पहला और दूसरा को मिला दे तो उसका ए ग्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें उतना भी ज़्यादा नहीं है, दूसरे में 92 है, 90 तो उसका चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर 87 है, उसे भी मेंटेन करने के लिए, इसे 90 तक पहुँचाने के लिए कुछ कमी हो जा रही है। तीसरे में आते आते वो मेंटेन कर ले रहा है, पांचवें चौथे में भी अच्छा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 90 से ज़्यादा ला रहा है, 95 ला रहा है, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा उसे मिला है, 4 एक्स्ट्रा मिला है, और यहाँ पे थोड़ा कम है, तो कुल मिला करके फिफ्थ में वो 90 से थोड़ा कम भी लाएगा तो चलेगा। तो यहाँ पर 82 आया है, कम से कम उसे 82 लाने चाहिए। सो सुनीता शुड obtain at least 82 marks to maintain A grade। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कहता है ये? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। सो ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर मान लेते हैं। लेट एक्स बी द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो फिर तो 1 होता है फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट लिखे हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर एक पेयर है, तो उसमें से पहला वाला एक्स होगा। अब अगर ये पहला वाला एक्स होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव है ना। गैप क्या होता है, दो दो का गैप होता है, जैसे 1 3 5 7, तो अगर एक हम एक्स मार रहे हैं तो दूसरा वाला एक्स प्लस 2 होगा। देन सेकेंड ऑड इंटीजर इज एक्स प्लस 2, और ये दोनों ही 10 से छोटे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स क्या है, 10 से छोटा है, एक्स प्लस 2 क्या है, ये भी 10 से छोटा है, तो यहाँ से तो हमें मिल जाता है कि एक्स लेस देन 8। सो फाइनली एक्स लेस देन 10 था हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्स प्लस 2 जो दूसरा वाला है वो भी 10 से छोटा है, तो फिर एक्स क्या हो जाएगा, 8 से छोटा। तो इन दोनों का जो कॉमन है ना, कॉमन पोर्शन, वो ये आएगा, एक्स लेस देन 8। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर माने 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, तो 10 से छोटा इधर और 8 से छोटा इधर, तो ये वाला चीज ना लेफ्ट हो जा रहा है और ये आ जा रहा है कॉमन पूरा यहाँ तक 8 से छोटा, इसीलिए ये वाला चीज लेकर के चलेंगे। उसके बाद कह रहा है कि देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि दोनों नंबर का सम जो है 11 से बड़ा होना चाहिए। एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा, सो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2। 2x ग्रेटर देन 11 में 2 जाएगा तो 9, सो x ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा। अब दोनों इनइक्वालिटी को हम मिला देते हैं, सो वी हैव 4.5 से बड़ा होना चाहिए x और 8 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चार, 5, 6, 7, 8, इधर माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ से होगा ना, यहाँ से बड़ा, 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा, इसी के बीच में होगा पॉजिटिव
ऑड इंटीजर तो क्या क्या है बताइए। एक तो है 5, दूसरा है 7, तो इन्हीं दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो x का वैल्यू 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। सो पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 5, 7। सो x+2 क्या हो जाएगा, x+2 दूसरा वाला है ना, दो ऑड इंटीजर है तो एक का तो पॉसिबल वैल्यू 5 और 7 है। तो जब x का वैल्यू 5 होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5+2 7 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू 7 होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो पेयर क्या बन रहा है हमारा, पॉसिबल पेयर 5, 7, 7, 9। ठीक है, जब 5 होगा तब 7 होगा, यानी कि इनका पेयर बन रहा है। जब 7 होगा x तो x+2 9 होगा। तो इस तरीके से दो पेयर हमें मिलते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सो क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer, let consecutive odd positive integers are x and x+2 according to question। क्या हो जाएगा, बोथ आर विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े हैं। तो x ग्रेटर देन 5, x+2 ग्रेटर देन 5। तो x+2 ग्रेटर देन 5 है, यहाँ से हमें मिल जाता है x ग्रेटर देन 3। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि x ग्रेटर देन 3 है, दूसरा कह रहा है कि नहीं वो 5 से बड़ा है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 3 से बड़ा ऐसे, 5 से बड़ा ऐसे। कॉमन क्या है इसमें, ये वाला कॉमन है ना, 5 से जो बड़ा है, क्योंकि 3 से बड़ा है वो 3 से लेकर के 5 तक वो छूट जा रहा है। और जो दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखे तो 5 से बड़ा दोनों में कॉमन आ रहा है, इसीलिए x शुड बी ग्रेटर देन 5। अब आगे क्या कह रहा है कि दोनों का सम लेस देन 23 है। सो x+2 लेस देन 23। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x लेस देन 23 माइनस 2। सो 2x is less than 21। so x is less than 10.5। 10.5 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। अब हम इसे खींचेंगे नंबर लाइन और वहां से देखेंगे क्या क्या आ रहा है। 5 से बड़ा ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 10.5 इधर कहीं पर होगा, 10.5 से छोटा बोल रहा है और 5 से बड़ा बोल रहा है। तो 10.5 से छोटा और 5 से बड़ा ऑड इंटीजर, यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं है और ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले में मिलेगा 7, फिर मिलेगा 9, उसके बाद तो बस खत्म। यही दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज
ऑफ एक्स आर 7 एंड 9। सो पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास? पेयर जब 7 होगा एक्स का वैल्यू, तब एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? 9। जब एक्स का वैल्यू 9 होगा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा 11। तो ये पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं, ये पेयर बन रहे हैं। दोनों का सम भी आप करके दे सकते हैं। 23 से कम होगा 11 और 9। इन दोनों का सम 23 से कम है और दोनों ही 5 से बड़े हैं। 9 और 7, यहाँ पर भी वैसा ही है, ये दोनों ही 5 से बड़े हैं और दोनों का सम कितना हो रहा है? 16 हो रहा है, 23 से कम हो रहा है। और ये दोनों ऑड भी हैं, ये भी देखना है। क्या हम 11 और 13 ले लेंगे? अगर ये दोनों भी कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है तो सेटिस्फाई करेगा। 11 और 13 का अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? 11 और 13 20, 23 24 आ रहा है, जो कि 23 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। 11 और 13 नहीं करेगा। ठीक है, 7 9 हो गया, 9 11। अगर 7 से कम ले लेंगे तो क्या 5 और 7 हो जाएगा, जबकि वो दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। दोनों जो नंबर है वो 5 से बड़े होने चाहिए। तो बस यही दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ये क्या कहता है? द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर और 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अच्छा, जो सबसे बड़ा साइड है वो सबसे छोटे वाले साइड का 3 गुना है। अच्छा, एंड द थर्ड साइड, उसके बाद जो तीसरा साइड बच रहा है वो 2 सेंटीमीटर छोटा है सबसे बड़े वाले से। अगर पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर है, देन मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन। ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल, इसमें सबसे जो बड़ा साइड है वो है AC। सो कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी BC का 3 गुना। हालांकि फिगर में नहीं लग रहा है, बट समझने के लिए ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, यानी कि AB जो होगा वो AC से 2 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो if the perimeter of the triangle is at least 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मिनिमम लेंथ पूछ रहा है, हम शॉर्टेस्ट को ही मान के चलेंगे एज ए वेरिएबल। तो BC को हम मान लेंगे। लॉन्गेस्ट यहाँ पर AC है, सबसे शॉर्टेस्ट BC है। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज X सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे X सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ा साइड है वो क्या हो जाएगा? छोटे वाले का 3 गुना है, यानी कि ये 3x बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। उसके बाद जो थर्ड वाला साइड बच रहा है हमारा, थर्ड साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा है AC से 2 सेंटीमीटर छोटा है। AC क्या है हमारा? 3x, उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। सबसे छोटा वाला को x माने हम, सबसे बड़ा वाला उसका 3 गुना 3x हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा साइड बच रहा है वो सबसे बड़े वाले से 2 सेंटीमीटर कम है।
अब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, और वो कम से कम 61 सेंटीमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीनों का सम पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट जब बोल देगा तो इक्वलिटी भी लगेगा इसमें, ठीक है। ग्रेटर देन नहीं बोला है, एटलीस्ट बोला है, कम से कम 61 होना चाहिए, तो 61 कम से कम हो और उससे ज़्यादा भी चलेगा, इसीलिए यहाँ पर इक्वल साइन लगा है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हो जाएगा 3 3 6, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x greater than equal to 63, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 9 63, तो कम से कम 9 सेंटीमीटर होना चाहिए सबसे शॉर्टेस्ट साइड को, जो छोटा वाला साइड आया ना BC, जिसको हम x माने थे, वो कम से कम 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो शॉर्टेस्ट साइड शुड बी एट लीस्ट 9 सेंटीमीटर, कम से कम 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा है ये भी, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, इसकी चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, कहीं पर भी चौड़ाई मेंशन नहीं, इसके विड्थ कितना है सो मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ लेंथ बोला गया है। 91 सेंटीमीटर लेंथ है एक बोर्ड का, 3 बोर्ड हमें काटने हैं उसी बोर्ड से अलग अलग लेंथ के, वो लेंथ वेरी कर सकता है, जो लंबाई दिया गया है इसी रीजन में, ठीक है। 91 सेंटीमीटर लेंथ का एक बोर्ड है, 3 बोर्ड वहीं से काटने हैं। सेकेंड बोर्ड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो सेकेंड बोर्ड है 3 बोर्ड में से सेकेंड वाला, उसका जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है सबसे छोटे वाले से। थर्ड बोर्ड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट बोर्ड, थर्ड बोर्ड is at least 5 centimeter longer than second board। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास बोर्ड है 91 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं किया गया है, ये 91 सेंटीमीटर है, ये बी मान लेते हैं, इधर सी इधर डी, इसी में कट करना है ऐसे करके 3 पार्ट में, ये ऐसा हो सकता है, वेरी कर सकता है अलग अलग जगहों पर, डिपेंड करता है। सो जो सबसे छोटा वाला होगा उसी के बारे में पूछा गया कि उसका पॉसिबल लेंथ क्या होगा, तो सबसे छोटे वाले को ही हम मान करके चलेंगे, उसी को हम वेरिएबल मानेंगे। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि सेकेंड बोर्ड का जो लंबाई है ना, ये जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है यही हमारा फर्स्ट बोर्ड होगा, इसी को हम फर्स्ट बोर्ड मान रहे हैं। सेकेंड बोर्ड का लंबाई, सेकेंड बोर्ड 30 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट बोर्ड, x प्लस 30। थर्ड बोर्ड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो तीसरा बोर्ड होगा वो छोटे वाले बोर्ड का दोगुना होगा। थर्ड बोर्ड
2x। और जो थर्ड बोर्ड है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा सेकेंड बोर्ड से। सेकेंड बोर्ड हमारा क्या है x+30 और थर्ड बोर्ड क्या है 2x। जो 2x है ना वो x+30 से कम बड़ा होगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का डिफरेंस। समझ में क्या आ रहा है आपको कि ये बड़ा है इससे। कहा गया है कि ये वाला इससे से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। थर्ड बोर्ड इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड बोर्ड। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे 2x माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस x+30 कम से कम 5 सेंटीमीटर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5। डिफरेंस ले लिया, ठीक है। ये सेकेंड बोर्ड, ये सेकेंड बोर्ड का लेंथ, ये थर्ड बोर्ड का लेंथ, दोनों का डिफरेंस कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिफरेंस, यानी कि ये जो है ना कम से कम 5 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बड़ा हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें मिल गया इनइक्वालिटी, इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 प्लस 5, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। सो कम से कम जो छोटा वाला है वो 35 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो जो सेकेंड वाला होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला 35 सेंटीमीटर, सेकेंड वाला x+30, सो 35 प्लस 30 यानी कि 65 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला 35 का दोगुना यानी कि 70 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं उसको हम देखेंगे। पहले सिंगल इक्वेशन में देखेंगे, फिर डबल इक्वेशन में देखेंगे। जैसे आप सॉल्यूशन करते थे ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, इसमें भी कुछ वैसा ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।